हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स ज्ञान यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज के अपने अध्ययन की जो विषय वस्तु है वो है फंक्शन ऑफ मनी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, चर्चा करेंगे कि मुद्रा के कार्य क्या क्या हैं। ये वीडियो व्हाट इज मनी श्रृंखला की दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मुद्रा क्या है इस बारे में चर्चा करी। दोस्तों, जब भी मुद्रा का नाम सामने आता है तो जेहन में नोट, सिक्के, ऑनलाइन ट्रांसफर, बैंक डिपॉजिट, डिजिटल करेंसी इत्यादि बातें अनायास ही जेहन में घूम जाती हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को अलग अलग रूपों में परिभाषित किया। किसी ने इसके सर्वग्राह्यता के आधार पर अपनी परिभाषा दी, किसी ने इसके लीगल टेंडर होने के आधार पर अपनी परिभाषा दी, तो किसी ने मुद्रा के कार्य को ही आधार बना करके अपनी परिभाषा दी। दोस्तों, सामान्य रूप से मुद्रा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: कोई भी वस्तु जिसमें सर्वग्राह्यता का गुण विद्यमान हो और जो विनिमय के माध्यम के लिए प्रयुक्त की जाए और जिसको सरकारी मान्यता या हम कह सकते हैं कि मौद्रिक अधिकारी या मॉनेटरी अथॉरिटी की वैधानिक मान्यता मिली हो, और साथ ही साथ जो बहुत अधिक तरल हो और क्रय शक्ति उसमें विद्यमान हो, उसको हम मुद्रा कह सकते हैं। वैसे तो चलन में नोट, सिक्के और लोगों के पास नगद के रूप में नोट, सिक्के और बैंकों में मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट को मिला करके हम सामान्यतः मुद्रा कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मुद्रा या मनी टर्म्स की जो उत्पत्ति हुई थी वो गॉडेस जूनो मोनेटा के नाम पे हुई थी। हम लोगों ने साथ ही साथ ये भी देखा मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली की देन थी, बार्टर सिस्टम की देन है। हमने यह भी देखा कि मुद्रा के विकास को 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें जो पहला चरण था वो वस्तु मुद्रा के पूर्व की अवस्था थी। सेकेंड वाज द कमोडिटी मनी या वस्तु मुद्रा। तीसरा जो था इट वाज द मेटालिक पीरियड या धात्विक मुद्रा की अवस्था। एंड फोर्थ वन वाज द पेपर करेंसी। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ प्रमुख परिभाषाओं पर भी चर्चा करी। इस संक्षिप्त परिचय के बाद हम वापस मुद्रा के कार्यों पर वापस आते हैं। जैसा कि जो आज के वीडियो का विषय वस्तु है, मुद्रा के कार्यों की चर्चा करी जाए तो इसके कार्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है प्राइमरी फंक्शन या प्रारंभिक कार्य। इसको स्पेशली मुद्रा का फंडामेंटल वर्क कहा जाता है या फिर मूलभूत कार्य कहा जाता है। दूसरा है सहायक कार्य या सेकेंडरी फंक्शन, यह स्पेशली डिराइव्ड वर्क है। और तीसरा है कंटीजेंट फंक्शन या आकस्मिक कार्य। प्रारंभिक कार्यों की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा का ये जो कार्य है सबसे प्रमुख कार्य है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगा यदि यह कहा जाए कि मुद्रा विनिमय का सूचक है। मतलब बिना मुद्रा के विनिमय हो पाना संभव ही नहीं है। जैसा कि हम सभी मानते हैं कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है। क्यों? क्योंकि इसमें सर्वग्राह्यता, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का गुण विद्यमान है। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि इसके अंदर परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति विद्यमान है। और क्रय शक्ति कहां से आती है? यह आती है तरलता से। तो मुद्रा सबसे तरल संपत्ति है जिसको आसानी से हम एक दूसरे से ट्रांसफर कर पाते हैं। दूसरा जो प्रमुख कार्य है वो है मेजर्स ऑफ वैल्यू। दोस्तों, आप सबको पता है कि वस्तु विनिमय तब तक नहीं हो पाएगा जब तक विनिमय की दर न निर्धारित हो, और किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण में मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये मुद्रा का दूसरा सबसे प्रमुख कार्य है। ये वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में हम किसी भी वस्तुओं का मूल्य मुद्रा के रूप में माप सकते हैं और आसानी से उसके बाद आसानी से हम विनिमय की प्रक्रिया को संपन्न करा सकते हैं।
अगले कार्य की बात करी जाए सेकेंडरी फंक्शन की, तो उसमें जो पहला कार्य है वो है मूल्य संचय का कार्य, स्टोर ऑफ वैल्यू। मुद्रा के जन्म से पहले जब लोगों के पास अधिक हुआ करते थे, यदि हम बार्टर सिस्टम की बात करें, तो लोग अपने अधिक को वस्तुओं के रूप में ही रखा करते थे। लेकिन वस्तुओं को बहुत समय तक प्रिजर्व नहीं रखा जा सकता, उनकी एक सीमा होती है। लेकिन यदि हम वस्तुओं को बेचकर उसको मुद्रा के रूप में रखें तो उसको हम वर्षों वर्षों रख सकते हैं। तो लोगों के आधिक्य को मुद्रा संचय करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए भी कार्य करती है, क्योंकि मुद्रा सबसे तरल संपत्ति है और इसमें सर्वग्राह्यता का भी गुण विद्यमान है। तो हम इसको भविष्य के लिए अपने पास प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जो न तो कभी गलेगी न तो कभी सड़ेगी। दूसरा कार्य है स्थगित भुगतानों का आधार, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट। ये मुद्रा का चौथा सबसे प्रमुख कार्य है, क्योंकि यदि हम बार्टर सिस्टम को याद करें तो उस समय लोग अपनी जरूरतों के अनुसार यदि किसी से कर्ज लेते थे तो उसको रिपेमेंट में उनको तकलीफ हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि वस्तुओं के रूप में समान मात्रा में वस्तुओं को वापस कर पाना संभव नहीं था। लेकिन मुद्रा के आने से यह कार्य भी आसान हो गया, क्योंकि मुद्रा सब के अंदर सर्वग्राह्यता का गुण है और लोग उसको आसानी से स्वीकार करते हैं और इसमें सड़ने गलने की भी कोई चिंता नहीं होती है। तो इस आधार पे जो है मुद्रा अंतिम रूप से कर्जों के भुगतान के लिए भी प्रयुक्त की जाती है। किसी विद्वान ने सच ही कहा है, इन चारों फंक्शन को देखते हुए किसी विद्वान ने सच ही कहा है कि मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शन फॉर अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। मतलब मनी चार कार्यों का मैटर है, जिसमें अ मीडियम, जिसको कहते हैं हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज या विनिमय का माध्यम। दूसरा है अ मेजर, मेजर ऑफ वैल्यू, मूल्य मापन का कार्य। तीसरा है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट, अस्थायी भुगतानों का आधार। और अंतिम है अ स्टोर, स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य संचय का कार्य। इस प्रकार ये लाइन बहुत ही सटीक है कि मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शन फॉर अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। इसके बाद सहायक कार्य की जो अंतिम बात जो आती है वो है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य हस्तांतरण का कार्य। दोस्तों, आज यदि आप दिल्ली में रहते हो और आपको अपनी संपत्ति बॉम्बे ले जानी हो, तो शायद यह आज के युग में संभव है कि आप पैकर मूवर से चीजें ले जा सकते हैं, लेकिन घर नहीं ले जा सकते। जो अचल संपत्ति, चल संपत्ति को आप ले जा सकते, लेकिन अचल संपत्ति नहीं जा सकती। लेकिन मुद्रा ने उसको भी आसान बनाया है। आप अपने प्रॉपर्टीज को मुद्रा के रूप में परिवर्तित करके और नई जगह जा करके फिर से आप वो नई प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रारंभिक कार्य में हम लोगों ने 2 भाग देखा और सहायक कार्य में हम लोगों ने 3 भाग देखा। अब तीसरे पे आते हैं आकस्मिक कार्य या कंटीजेंट फंक्शन। कंटीजेंट फंक्शन को हम 4 भागों में बांटेंगे, जिसमें पहला है साख का आधार। क्रेडिट को समझने के लिए एक उदाहरण हम लेते हैं। आप जब अपना बचत बैंकों में जमा करते हैं तो बैंक यह एज्यूम करता है कि आज आपने पैसा जमा किया है तो अगले दिन आप पूरा पैसा वापस नहीं ले जाएंगे। बैंक अपने रिक्वायर्ड रिजर्व के अकॉर्डिंग जो उसकी जरूरत होती है, चाहे वो सीआरआर के रूप में हो या एसएलआर के रूप में हो, बैंक अपने पास कुछ पैसा रख लेती है और बाकी के पैसे को किसी नीडी को, जिसको पैसे की जरूरत हो, लोन दे देती है। जैसे आपने यदि बैंक में 100 रुपए जमा किया और बैंक का रिक्वायर्ड रिजर्व यदि 20% है, तो बैंक उस 100 रुपए का 20 रुपए अपने पास रख लेती है और बाकी 80 रुपए दूसरे को लोन दे देती है। तो बैंक ने जो ये 80 रुपए जनरेट किया, यही जो है क्रेडिट है। और ये 80 रुपए जनरेट किस आधार पे हुआ? आपके 100 रुपए पे। तो इस तरह से आकस्मिक कार्य का जो पहला फंक्शन है, क्रेडिट क्रिएशन का आधार मुद्रा बनती है। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम। यदि हम बार्टर सिस्टम की बात याद करें तो उस समय राष्ट्रीय आय को सभी के बीच में वस्तुओं के आधार पर विभाजित करना संभव नहीं था। लेकिन मुद्रा के आ जाने से हम नेशनल इनकम को सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। तो यह सामाजिक आय के वितरण का भी इसका प्रमुख कार्य है। अगला है सीमांत उपयोगिता और उत्पादकता का समन्वय, इक्वलाइज मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। मुद्रा का तीसरा कंटीजेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट कंटीजेंट फंक्शन है, वो है
सीमांत उपयोगिता कंज्यूमर का और सीमांत उपयोग उत्पादक का दोनों को इक्वलाइज करने का कार्य भी करती है। कंज्यूमर स्वतंत्र है, वो अपनी सीमांत उत्पादकता की तुलना कर सकता है मुद्रा के रूप में और देख सकता है कि कहाँ पे उसकी संतुष्टि बराबर है। उत्पादक के लिए भी ये आसान है कि उत्पादक अपने सीमांत उत्पादकता का भी गणना आसानी से मुद्रा के रूप में कर सकता है। चौथा प्रमुख कंटीजेंट फंक्शन है वो है लिक्विडिटी ऑफ प्रॉपर्टी। मुद्रा सभी संपत्तियों को एक यूनिफाइड लिक्विडिटी या एक रूप देने में सहायक है। सभी संपत्तियों को हम मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम कंटीजेंट फंक्शन देयर आर सम इम्पोर्टेंट अदर फंक्शन आल्सो। कंटीजेंट फंक्शन के बाद कुछ अन्य कार्य भी मुद्रा के हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनकी चर्चा जरूरी है। जिसमें पहला है इंडेक्स ऑफ रिपेमेंट कैपेसिटी या भुगतान स्थिति की सूचक। मुद्रा किसी भी व्यक्ति के रिपेमेंट कैपेसिटी को बताती है। उदाहरण के लिए जो रिच है उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी ज्यादा होगी, जो पुअर है उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी कम होगी। अगले प्रमुख कार्य की बात करी जाए तो बियरर्स ऑफ ऑप्शन। मुद्रा निर्णय का वाहक है। किसी व्यक्ति के पास यदि मुद्रा है तो वह व्यक्ति स्वतंत्र है, उस मुद्रा को किसी रूप में उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि उसने कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए या कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा रखा हो और अचानक से यदि कोई आकस्मिक कार्य मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो वो पैसा उसमें खर्च कर देता है। या कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए अपने पास पैसा रखा है और संजोग से उसे कुछ अच्छी प्रॉपर्टी दिख जाती है तो वहां वो स्वतंत्र होता है कि उस मेडिकल इमरजेंसी के पैसे को वहां पे खर्च कर पाए। मीन्स दैट जो पैसा रखा हुआ है मुद्रा उसको अनेक ऑप्शन उपलब्ध कराता है कि वो जैसे चाहे जिस रूप में चाहे उस पैसे को खर्च कर सकता है। और अगला मुद्रा का प्रमुख कार्य है वर्क एज ए मोस्ट लिक्विड प्रॉपर्टी। ये मुद्रा का सबसे प्रमुख कार्य है। देखा जाए तो मुद्रा सबसे तरल संपत्ति है और हर वस्तुओं को हम मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में मुद्रा के विभिन्न कार्यों की चर्चा करी गई। आप सबका बहुत बहुत आभार ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको यदि प्रयास अच्छा लगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक द वीडियो। यदि अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए और आप अपलोड वीडियो सबसे पहले देख पाए। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लूंगा। एक बार फिर से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय।